जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पीतरस स्रावित करती है। आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। ए में छोटी आंत, बी में अग्नाशय ग्रंथि, सी में आकित और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी आंसर देने का कोशिश करें ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, ठीक है। क्योंकि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी होने वाली है, ठीक है, और रेलवे में भी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप लोग अभी से अच्छा तैयारी करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आगे भी काम आ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आकित, ठीक है। कौन सी ग्रंथि पीतरस स्रावित करती है? तो आकित। आकित जो है, लीवर जो है सो पीतरस को स्रावित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है आपका, किस जीव की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? तो खरगोश की छोटी आंत सबसे लंबी होती है। अगर खरगोश नहीं रहे तो शाकाहारी रहेगा दोस्तों, ठीक है। शाकाहारी की छोटी आंत सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन जो है सो छोटी आंत में होती है। अगला पॉइंट है आपका, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण जो है सो अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला कौन है? ए में है रुक्मणी देवी अरुणडेल, बी में ऑप्शन आपका सरोज खान, सी में इंदिरा गांधी और डी में है माधुरी देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है। दोस्तों आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, सोचिए क्या सही आंसर होगा, उसके बाद मेरे आंसर को आप देखिए, ठीक है, ताकि पता चले कि आप कितने अभी तक तैयारी कर रहे हैं। बहुत सालों से कर रहे हैं तो कितनी तैयारी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। राज्यसभा में नामित होने वाली, एक मिनट दोस्तों, राज्यसभा में नामित होने वाली पहली अभिनेत्री, अगर अभिनेत्री आपको पूछे तो नरगिस दत्त कीजिएगा, ठीक है। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री आप लोग तो सभी को जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है, ये इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचेता कृपलानी थी और किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी, तो कौन बनी थी? ये सरोजनी नायडू बनी थी और ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए में ऑप्शन है समताप मंडल, बी में क्षोभ मंडल, सी में मध्य मंडल और डी में है आयन मंडल। तो इसका सही आंसर होगा मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है सो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायुमंडल का सबसे कम अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे कम अक्रिय गैस जो है सो रेडॉन है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, वायुमंडल में किस मंडल को रसायन मंडल कहा जाता है? तो मध्य मंडल को रसायन मंडल कहा जाता है, ठीक है।
किस मंडल को कहा जाता है दोस्तों? तो रसायन मंडल, तो मध्य मंडल को। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो ओजोन परत जो है सो समताप मंडल में स्थित है। अगला पॉइंट है आपका, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को प्रसारित करता है, जिसके कारण टीवी रेडियो हम लोग सुनते हैं, ठीक है, मोबाइल भी चलाते हैं। तो ये जो है आयन मंडल, आयन मंडल के जो है सो रेडियो तरंगों को प्रसारित करता है, जिसके कारण हम लोग टीवी वगैरह सारा कुछ देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में, सॉरी एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ए में आपका ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में ऑक्सीजन, सी में आर्गन और डी में मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये मीथेन जो है तो ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? सो देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड को इसको जो है सो हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। चलिए अगला पॉइंट है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, आप लोग जानते होंगे, और नाइट्रोजन की मात्रा 78% है दोस्तों, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बोले तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है? तो मीथेन गैस जो है ये गोबर में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो धान का खेत में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कीचड़ में जो है सो मीथेन गैस पाया जाता है, गोबर में पाया जाता है और धान के खेत में पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आपका, फिलामेंट वाले बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फिलामेंट वाले बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब तो फिलामेंट वाला बल्ब जो लोग तो जलाता भी नहीं है, कुछ लोग गांव देहात में जलाता होगा, ठीक है ना, तब तो फिलामेंट वाला बल्ब तो लोग जलाता भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा है बी में 1992, सी में 1982 और डी में 1996। इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1973 ईस्वी में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए, ताकि पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए पहला पॉइंट आपका, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर पूछ दे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए और पूछ देखिए अगर कि ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जो है उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है सो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान जहाँ एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सॉरी दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। वह एकमात्र राज्य होगा यहाँ पे, वह एकमात्र राज्य जहाँ एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये जो है सो पंजाब है। पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है सो तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और छठे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा था। निम्नलिखित में से किस युग में मानव ने भोजन का संग्रह करने लगा था। ठीक है, पहले तो जंगल में रहता था, ठीक है, और इधर उधर मांस जानवरों को मार के खाता था, फल फूल खाता था, लेकिन फिर है कि किस युग में जो है मानव ने भोजन का संग्रह करने लगा। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है पूरा पाषाण युग, बी में है मध्य पाषाण युग, सी में नव पाषाण युग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका नवपाषाण युग या नवपाषाण काल। ठीक है, मानव ने भोजन का संग्रह किस युग में करने लगा था? नवपाषाण काल में करने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ये जो है जो पुरातात्विक खुदाई है, खुदाई से ही पता चला था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो उस समय भी दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो घर जो बना था सो ईंट का बना था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा जो है सो रावी नदी के किनारे बसा है। और मोहनजोदड़ो पूछे तो बताइए। तो आप लोग थोड़ा सा है कि अपना दिमाग भी लगाइए। ठीक है, हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। ठीक है, कहाँ बसा था? तो सिंधु नदी के किनारे। कौन? मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए, हड़प्पा रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है सो कांस्य युग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। 7वां प्रश्न है आपका, गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किस समय को कहा जाता है? ए में ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, बी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी में स्कंदगुप्त और डी में कुमारगुप्त। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। ठीक है, तो गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय को कहा जाता था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक ये रामगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, किस शासक के सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित है? सिक्का पर बीना बजाते हुए चित्र, तो ये जो है सो समुद्रगुप्त के सिक्के पर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं जो भी प्रश्न लाया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोग को कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग लाइक कीजिए। चलिए 8वां प्रश्न है आपका, अधिकांश सरीसृप में एक, उसके बाद है डॉट डॉट खाली स्थान। ठीक है, एक होता है, क्या होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है, 2 कक्षीय हृदय होता है या 1 कक्षीय हृदय होता है? तो अधिकांश सरीसृप में क्या होता है? आप लोग भी सोचिए। तो इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। मनुष्य और पक्षी, एक मिनट दोस्तों, मनुष्य और पक्षी के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो इसमें 4 चेंबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मगरमच्छ के दिल में कितने चेंबर होता है? तो मगरमच्छ में भी 4 चेंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, उभयचर और सरीसृप में कितने कक्ष होते हैं या कितने चेंबर होते हैं? तो सरीसृप और उभयचर में 3 कक्ष होते हैं या 3 चेंबर होते हैं। उभयचर किसे कहा जाता है? जो जल में रहे और स्थल में भी रहे, जैसे मेढक
मेढक जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। मगरमच्छ भी जो है सो जल में भी रहता है और स्थल में भी रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें 2 कक्ष होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है आपका, कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ए में ऑप्शन है आपका तांबा, बी में लेड, सी में जस्ता, डी में एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस, तो ये नाइट्रोजन है, अभी बताए। और कितना परसेंट? तो 28% पाया जाता है। और ऑक्सीजन 21%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट आपका, हरे रंग के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो हरे रंग के रूप में नेपच्यून को जाना जाता है, ठीक है। यानी हिंदी में वरुण बोलिए और इंग्लिश में नेपच्यून, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ये शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 10वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है आपका, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। जैसे कभी कभी देखिएगा, अगर छिपकली का जो है सो पूंछ अगर कट जाता है तो पुनः फिर से पूंछ निकल जाता है। उसी तरह मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है। तो वो कौन सा अंग है? तिल्ली, दिमाग, लीवर और अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, ठीक है। लीवर अपना जो है अगर खराब होता है थोड़ा सा तो वो खुद जो है मेकअप करना शुरू कर देता है और खुद मेकअप कर लेता है, किसी दवा की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि शराब पीने वाले लोग इतने दिन जिंदा रहते हैं, ना तो वो तो कभी का चल बसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के दिमाग का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के दिमाग का वजन जो है 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अग्नाशय का शरीर में क्या काम है? पेनक्रियाज का शरीर में क्या काम है? तो ये शुगर लेवल को नियंत्रित करता है दोस्तों, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो शुगर जो है सो लोगों को हो जाएगा। शुगर तो ऐसी हर किसी के है, लेकिन इसको अग्नाशय जो है, पेनक्रियाज जो है सो लेवल में रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, मानव में रक्तचाप कितना होता है? तो मानव में रक्तचाप जो है सो 120/80 होता है mm। नेक्स्ट पॉइंट आपका, मनुष्य में रक्त परिभ्रमण काल कितना होता है? तो मनुष्य में रक्त परिभ्रमण काल 23 सेकेंड होता है। यानी 23 सेकेंड में पूरे शरीर में एक बार ब्लड जो है सो पूरा भ्रमण कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो भी मैं प्रश्न लाया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आधा छोड़ के जाइएगा, लास्ट में एग्जाम में पछताइएगा, ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से टी शब्द किस खेल से संबंधित है? ए में हॉकी, बी में पोलो, सी में गोल्फ और डी में बैडमिंटन। तो वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और आंसर देने का कोशिश कीजिए कि क्या सही होगा दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर होगा गोल्फ। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। बटरफ्लाई शब्द, एक मिनट, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। अगला पॉइंट है आपका स्मैश, ठीक है। स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। अगला पॉइंट है आपका बेसबॉल में और कबड्डी, ठीक है। बेसबॉल और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 9 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रग्बी फुटबॉल, ठीक है।
रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 15 होती है। अगर फुटबॉल पूछे तब तो 11 मार के आ जाइएगा, लेकिन रग्बी जहाँ जोड़ दिया उसमें 15 होगा। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा गला जाम है मेरा दोस्तों, ठीक है, मौसम बदल रहा है, देख ही रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो हमेशा लाते हैं। 12वां प्रश्न है, बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ए में हुगली नदी, बी में जमुना नदी, सी में मेघना नदी और डी में पद्मा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी जो है जो सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गोदावरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो ये है जमुना। ठीक है, और सबसे बड़ा डेल्टा पूछ दे तो कौन है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न आपका, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है? ए में ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, बी में गतिज ऊर्जा, सी में रासायनिक ऊर्जा और डी में नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बांध बने पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो ये ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे देखिएगा कपूर क्या है कि रखे रखे उड़ जाता है दोस्तों। ठीक है तो ठोस, लेकिन पूरा उड़ गया। देखिएगा कि कागज में है ही नहीं, पेज में है ही नहीं, जहाँ भी रखे हैं उड़ गया, है ही नहीं। उसी तरह लहसुन भी उड़ जाता है। चलिए एक मिनट दोस्तों, गुड टच, देखिए कहाँ चले गए। चलिए 14वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 14वें प्रश्न आपका, रेफ्रिजरेटर में शीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ए में ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, बी में अमोनिया का, सी में ऑक्सीजन का और डी में नियॉन का। तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया का। इसका रेफ्रिजरेटर में शीतक का के रूप में किसका उपयोग होता है? तो अमोनिया का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? अभी बताया आप लोग को 0.03%। नेक्स्ट पॉइंट आपका, वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं घटती है? ये है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है जिसमें सारा मौसमी घटना, चाहे बादल हो, बादल गरजना, बारिश होना, आंधी तूफान आना, सारा का सारा जो है सो क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो है सो टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा वॉच कीजिए दोस्तों, तभी फायदा होगा। ठीक है, 15वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी जल धारा है? ए में ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, बी में अगुलहास धारा, सी में लेब्राडोर धारा और डी में आलस्का धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा लेब्राडोर धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम, एक मिनट दोस्तों,
गल्फ स्ट्रीम में किस प्रकार की जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हमबोल्ट जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ये जो है सो ठंडी जलधारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन हिस्सा है? ए में ऑप्शन है रूस, बी में भारत, सी में कनाडा और डी में चीन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देश, अगर दूसरा पूछ रहा है तो कनाडा है, ठीक है, और पहला पूछे तो रूस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला सबसे बड़ा देश ये रूस है, अभी बताया आप लोग को। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा किस देश की है? ये जो है सो बांग्लादेश की है। कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है सो भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सबसे छोटी सीमा अगर पूछ दे तो ये अफगानिस्तान है, लगभग 106 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। भारत के साथ लगने वाली सबसे छोटी सीमा वाला देश तो ये अफगानिस्तान है, लगभग 106 किलोमीटर। चलिए 17वें प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ए में ऑप्शन है क्वथनांक बिंदु, बी में गलनांक बिंदु, सी में हिमांक बिंदु और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न है आपका, पाचन में मदद करने के लिए किस शरीर में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? ए में बोरिक एसिड, बी में एसिटिक एसिड, सी में सल्फ्यूरिक एसिड और डी में हाइड्रोलिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा आपका हाइड्रोलिक एसिड। हाइड्रोलिक एसिड जो है शरीर में भोजन को पचाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। कॉकरोच को मारने या मरने टाइपिंग हो गया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए टाइपिंग मैं खुद करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी खुद करता हूँ, सारा काम मैं खुद करता हूँ दोस्तों, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है, लगता है 7 से 8 घंटा लग जाता है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे कि 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन 10 मिनट का वीडियो बनाने में कम से कम 8 घंटे का समय लगता है दोस्तों, ठीक है। यही कारण थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि सारा काम मैं खुद करता हूँ, ठीक है। तो कॉकरोच को मारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सिरका में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आपका, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वें प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न आपका, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? ए में है एंटासिड, बी में एंटीबायोटिक, सी में एनाल्जेसिक और डी में एंटीसेप्टिक। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड, ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए में हॉकी, बी में क्रिकेट, सी में फुटबॉल और डी में गोल्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। एक बार लाइक बटन जरूर दबावें। चलिए थैंक यू।